हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आए हुए हैं और वो है एक्सपेंडिचर कि एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा समझें ये एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। अगर हमारा बिज़नेस, पहले गौर से समझिए हमारी बात को, अगर हमारा बिज़नेस किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहा है, अगर हमारा बिज़नेस किसी भी चीज़ का पेमेंट यानी भुगतान कर रहा है, वो पेमेंट ही हमारा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ये पेमेंट दो तरह का हो सकता है। जिस चीज़ का बेनिफिट हम एक साल के अंदर उठाना चाहते हैं, एक साल तक का अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैं आगे बताऊंगा। और जिस चीज़ का पेमेंट आप फ्यूचर में भी उठाना चाहेंगे, यानी इस साल तो उठाएंगे, अगर अगले कई वर्षों तक उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप यहाँ पहले आएँ कि एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा हुआ है डेफिनेशन कि मनी स्पेंड लायबिलिटी इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स or services is called expenditure. It means that an expenditure is payment for benefit received. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एसेट्स को, किसी गुड्स को, किसी सर्विस को आप खरीदने के लिए आप जो भी पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि इट मीन दैट एक्सपेंडिचर इज पेमेंट फॉर बेनिफिट रिसीव, यानी आप बेनिफिट उठाने के लिए आप जो पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर हमारा दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। मन में एक सवाल आपके आया होगा कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। मैं इन दोनों चीज़ को अलग अलग करके समझा रहा हूँ, आप समझें। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि जिस चीज़ का बेनिफिट आप किसी बेनिफिट को एक साल के अंदर उठाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप समझें, फिर मैं बोल रहा हूँ, एक साल के अंदर अगर बेनिफिट आप किसी चीज़ का उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं, उसके लिए जो पेमेंट आप करते हैं उस पेमेंट को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे हमारे कंपनी के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, हम उन्हें सैलरी देते हैं। तो सैलरी देते हैं तो हम उस सैलरी को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ बंदा काम करता है और उसकी सैलरी है 5,000 रुपये पर मंथ। तो एक साल के अंदर में बताइए उसका कितनी सैलरी हुई, पर मंथ 5,000 रुपया। अगर एक साल उसको अगर हम सैलरी देते हैं तो 5,000 इंटू करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 25 60, यानी 60,000 रुपया हमने उसको सैलरी दिया। तो सैलरी अगर किसी को हम एक साल का 60,000 रुपया दे रहे हैं तो वो बंदा हमारे यहाँ एक साल जो काम किया होगा तो उससे हमने उसका बेनिफिट उठाया कि नहीं उठाया। आप बताओ, किसी को भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो, वो सैलरी दे रहे हो या रेंट दे रहे हो, तो बताओ बिना बेनिफिट उठाए आप क्या उनको सैलरी देंगे? क्या आप बेनिफिट उठाए बगैर क्या आप मकान मालिक को रेंट देंगे? तो मकान मालिक से आपने अपने दुकान के लिए, अपने बिज़नेस के लिए आपने रेंट पे मकान लिया है, रेंट पे आपने दुकान लिया है, उसके लिए जो आप रेंट देते हैं तो रेंट देना एक्सपेंडिचर तो हुआ। लेकिन बताइए, अगर आपने उसको रेंट दिया 10,000 रुपया तो 10,000 रुपये का आपने उससे फ़ायदा उठाया। यानी जब तक आप उसको पेमेंट करेंगे, यानी रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, तो एक साल तक उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगले साल जब बनाएंगे अकाउंट तो फिर अगले साल भी वही करेंगे, फिर अगले साल पेमेंट करेंगे, फिर एक साल फ़ायदा मिलेगा, फिर अगले साल आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि एक बार फ़ायदा उठाने के लिए एक बार ही पेमेंट करना पड़ता है। ये हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो करंट अकाउंट पीरियड हमारा है, क्योंकि जो अकाउंट का जो हमारा पीरियड होता है एक 12 महीने का होता है, तो 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर जो हम बेनिफिट उठाते हैं उसके लिए हम जो पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट देना, सैलरी पेड करना, ऑफिस एक्सपेंसेस करना, ये सारी चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर आप कहोगे नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो मैं इसको और अच्छे तरीके से और आसान समझाना चाहेंगे। जैसे बच्चे, अब बताओ आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिस खर्च का जो नेचर होगा वो साल में कई बार होता है। जैसे रेंट देना, सैलरी देना, ये ऐसा खर्च है जिसका नेचर जो है साल में कई बार हो रहा है। जिस एक्सपेंडिचर का नेचर साल में कई बार हो रहा है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेंट, सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसा नेचर इसका है जो साल में कई बार हमें देना पड़ता है। रेंट हम ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी से बिल्डिंग लिया रेंट तो आप पूरी ज़िंदगी भर का एक बार दे देंगे आप। रेंट का नेचर ही है कि साल में कई बार रेंट देना, पर मंथ देते हैं। सैलरी पर मंथ देते हैं, तो पर मंथ का मतलब क्या कि ऐसा एक्सपेंस जो साल में कई बार हमको देना पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट हम उसी वर्ष उसी ईयर तक उठाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद दूसरा है आपके सामने, वो है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर के बारे में मैं बता दूं कि कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर है जिसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में कई वर्षों तक और भी लेते हैं, यानी फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। यानी करंट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा, यानी कई वर्षों तक उसका फ़ायदा मिलेगा। उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। आप कहोगे सर नहीं समझा। सर आप समझे ही नहीं तो फिर से समझिए आप। यानी आप कहेंगे कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा, ऐसा पेमेंट जिसका फ़ायदा आपको कई वर्षों तक मिलता रहता है, उसके लिए जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होगा। जैसे एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग परचेज़ किया। अच्छा, आप बिल्डिंग परचेज़ करते हैं तो उस बिल्डिंग को ख़रीदने से जो पैसा आपने दिया वो तो एक्सपेंडिचर है। तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटलाइज। बिल्डिंग आप लेते हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग आप लिए हैं इस साल तो इस साल वो बिल्डिंग ख़राब हो जाएगी या टूट जाएगी या उसका फ़ायदा अगले साल ही मिलेगा। आपने बिल्डिंग लिया है तो उसका फ़ायदा आपको कई वर्षों तक मिलता रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ 10 साल, 20 साल, 25 साल मिलेगा। आपने कोई मशीन ख़रीदा है, आपने कोई फर्नीचर ख़रीदा है, आपने अपने बिज़नेस के लिए अपने दुकान में एसी लगाया है, तो बताइए आप एसी लगाए हैं तो क्या ख़राब हो जाएगा अगले साल? क्या फर्नीचर लिए हैं क्या ख़राब हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि ऐसा पेमेंट जिसका फ़ायदा हमें कई वर्षों तक उसका बेनिफिट हमें मिलता रहता है, उसके लिए जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसके अंदर जैसे बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना या फर्नीचर खरीदना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और हमारे चीज़ को देखिए, ये सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद अब देखेंगे दूसरी जो चीज़ हमारे सामने है वो है सर एसेट्स क्या है। देखिए एसेट्स के बारे में मैं बता दूं तो एसेट्स के बारे में आप एक ही बात बोलेंगे, कोई बोलेगा एसेट्स किसे कहते हैं, तो आप बोलना जो हमारा है, हमारा मतलब क्या, हमारे बिजनेस का, जो हमारे बिजनेस का है वो एसेट्स है। जो हमारे बिजनेस का है, जो हमारे फर्म का है वो हमारा एसेट्स का है, यानी एसेट्स का है, एसेट्स है। जैसे मैं बताता हूँ कि आप अगर पर्सनली कहेंगे, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो वो आपकी मोबाइल अगर पर्सनली है तो वो आपका एसेट्स हुआ। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि बिज़नेस के पास जो भी चीज़ है अगर वो उसकी अपनी है तो वो उसका एसेट्स है। अगर अपना है तो वो एसेट्स है, या किसी से हमको मिलने वाला है जो मेरा ही है, किसी से मिलने वाला है वो भी एसेट्स है। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एनीथिंग यानी कुछ भी विच इज़ द पोजीशन और इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, कोई भी चीज़ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है या बिजनेस इंटरप्राइज की प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर, यानी किसी से हमें कुछ लेना है या जो कुछ मेरे पास है वो सारी की सारी क्या है, एसेट्स है। इन अदर वर्ड्स कहता है कि एसेट्स आर द सोर्स विच बेनिफिट इन फ्यूचर, जिसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में मिलता है या मिलेगा, दैट इज एसेट्स।
समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप कह सकते हैं कि एसेट्स किसे कहते हैं? कहेंगे एसेट्स वो है जो मेरे बाप का है, एक लाइन में, एसेट्स वो है जो मेरे बाप का है। यानी एसेट्स वो है जो फ्यूचर में हमें उससे वो मिलने वाला है या हमारे बिजनेस का है, वो हमारा एसेट्स। अब ये एसेट्स के बारे में आप जरा समझें कि एसेट्स का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला समझने का है, रटने का नहीं है। एसेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, यानी जितना एसेट्स होगा उसके बराबर ही हमारी दो चीज़ होगी, एक लायबिलिटीज और एक हमारा कैपिटल। अब ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे है, हम इन सारी चीज़ को हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाएंगे। उस समय हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि एसेट्स के बराबर लायबिलिटी और कैपिटल क्यों होता है और क्यों नहीं होता। आपके मन में सवाल है, कोई पूछ देगा कि एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बोलेगा क्यों? क्योंकि रूल है। नहीं, ये तरीका नहीं कि रूल है, और रूल तो हर चीज़ का होता है, लेकिन क्यों हो रहा है इसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, मैं ये लॉजिक आपको बताने वाला। घबराना नहीं, अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद कोई भी चीज़ पढ़ें लॉजिक के साथ पढ़ें, पढ़ने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। देखिए ये एसेट्स में भी क्लासीफाई, यानी एसेट्स को हमने बांट दिया कई भागों में। तो एसेट्स का देखिएगा सबसे पहले 4 हिस्सा मैंने किया है, अपने हिसाब से मैंने किया है एसेट्स को समझने के लिए। आपको एसेट्स के 4 हिस्से, पहले करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स, तीसरा लिक्विड एसेट्स, चौथा फिक्चुअस एसेट्स। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, सर करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स क्या है, लिक्विड एसेट्स क्या है, फिक्चुअस एसेट्स क्या है? मैं चारों को समझाता हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया एसेट्स क्या है। एसेट्स वो जो मेरे बाप का है, एसेट्स वो जो मेरे बिजनेस का है। अब एसेट्स में करंट एसेट्स क्या है, आप करंट एसेट्स के बारे में समझें। देखिए करंट एसेट्स के बारे में बताते हैं, लिखता है करंट के बारे में, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स है विच आर मीन फॉर सेल और विच कुड बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कह रहा है करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम रीसेल करने के लिए रखते हैं, या मेरे पास जो भी चीज़ है जिसको हम रीसेल कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं, या उसे कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। हो याद रखेंगे बात, जिस चीज़ को हम 1 साल के अंदर बेच दें या कैश में कन्वर्ट कर लें, वो हमारा करंट एसेट्स है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, कैश इन हैंड, अगर हमारे पास पैसा है तो पैसा है तो है, क्योंकि कैश में ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको कैश में कन्वर्ट करना नहीं है, तो हम तो यहाँ तक बोल दिए कि वो एसेट्स है करंट एसेट जिसको हम 1 साल के अंदर में हम कैश में कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्ट कर लें तो अच्छी बात है, और कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो और अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है बैंक। अच्छा, आपका पैसा बैंक में जमा है, क्या वो कैश नहीं है? आप जब चाहें वहाँ से निकाल लें तो वो भी कैश है, क्योंकि वो आपका एसेट्स है। इसके बाद हमारा आता है डेटर्स, इसके बाद आता है हमारा स्टॉक। बहुत सारी चीज़ होती है। आपने किसी को क्रेडिट माल बेचा है, क्या वो पैसा आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। कब मिलेगा? 1 साल के अंदर वो पैसा मिल ही जाता है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। आपने अगर कस्टमर को क्रेडिट माल सेल किया है तो ऐसा थोड़ी कि 10-20 साल के लिए आपने सेल किया, उसको आपने जो दिया है वो 1 साल के अंदर में वो पैसे कस्टमर से हमको मिल जाएंगे। वो 2 महीने में या 3 महीने में, मैक्सिमम टाइमिंग दिया है 1 साल के अंदर में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारा एसेट्स है। स्टॉक, दुकान में हमने 1 लाख रुपये का माल लाया है, उसमें से 40,000 का माल हमने बेच दिया, तो 60,000 का जो माल हमारे दुकान में पड़ा हुआ है, क्या वो स्टॉक नहीं है? तो माल पड़ा हुआ स्टॉक है, क्या वो स्टॉक हमारा एसेट्स नहीं है? क्या उस स्टॉक को हम फेंक देंगे? नहीं। वो मेरी कोशिश क्या होगी कि किसी तरीके से 1 साल के अंदर में उस स्टॉक को बेच दें, क्योंकि स्टॉक नहीं बेचेंगे तो डेट हो जाएगा। क्योंकि नया हमेशा जो है वो क्या होता है ना कि वो फैशन को देख लीजिए या देख लीजिए समाज में लोगों की डिमांड को देख लीजिए, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमेशा स्टॉक को एक्सचेंज कर देते हैं। अब एक ही डिज़ाइन का कपड़ा आप ज़िंदगी भर तो नहीं बेच सकते आप, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि आप उसे जल्दी से जल्दी बेचें। तो जो चीज़ को हम 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लें, वो सारी चीज़ें हमारा एसेट्स है। दुकान में 1 लाख का माल पड़ा हुआ है, उसको आप जैसे ही बेचेंगे
तो माल जाएगा तो बदले में कैश आएगा, तो वो स्टॉक आपका कैश में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। किसी के यहाँ पैसा बाकी है, डेटर कह रहा वो, अब उससे पैसा हमें मिल गया तो क्या वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो गया क्या। तो जो चीज़ कैश में कन्वर्ट हो जाए वो सारी की सारी चीज़ें वो हमारा करंट एसेट्स है, लेकिन एक टाइम दिया गया कि 1 साल के अंदर 12 मंथ के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। तो आप इसका आंसर कोई पूछेगी कि नॉन करंट एसेट्स क्या है, तो कह देना मजाक में कि जो करंट है वो करंट एसेट्स है और जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। क्या नहीं बोल सकते क्या, जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। तो आप बोलेगा, पूछेगा वो सवाल कि भैया नॉन करंट क्या होता है, क्योंकि जो करंट है वो करंट है और जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। तो आप, ये सही आंसर नहीं है, इसको आप तो मजाक में मैंने बोल दिया, आपको बोलना हुआ है तो कहेंगे कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है, देखिए लिखा है मैंने, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस। यानी हमारा बिजनेस जिस एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करता है या उससे फ़ायदा उठाता है वो एसेट्स को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। जैसे आपकी फैक्ट्री है, आप अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदा तो उसका फ़ायदा तो आपको कई वर्षों तक मिलता रहेगा। ऐसा थोड़ी कि मशीन लिए हैं इस साल और आप मशीन अगले साल बेचेंगे। मशीन आपने जो खरीदा है अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदा आपने। आप अगर मशीन का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मशीन का बिजनेस कर रहे हैं तो मशीन खरीदना और बेचना आपका काम है, तो वो मशीन आपके लिए करंट एसेट्स होएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए किसी मशीन को खरीदा है, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपने जो मशीन खरीदा है तो वो मशीन हमारा नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, क्योंकि उस मशीन से आप फ़ायदा कई वर्षों तक उठाएंगे। जब तक मशीन है तब तक आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना दिन करेंगे, उतना दिन तक उसका फ़ायदा हमें मिलता रहेगा। वो हमारा नॉन करंट एसेट्स है। हमारी दुकान, मान लीजिए मोबाइल की, हमने दुकान में एसी लगा लिया, तो मोबाइल हमारे लिए देखिए करंट एसेट्स है, ये स्टॉक है, ये माल है हमारा, है ये गुड्स है। लेकिन एसी जो दुकान में लगा हुआ है वो एसेट्स है। कोई पूछेगा कौन से एसेट्स है, तो आप कहेंगे सर वो नॉन करंट एसेट्स है। पूछेगा क्यों, कहेंगे कि एसी हमने ख़रीदा है उससे फ़ायदा उठाने के लिए। गर्मी का दिन है, गर्मी से बचने के लिए हमने एसी लगा दिया, तो एसी हमने लगाया है बेचने के लिए नहीं। वो एसी हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स है, वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, क्योंकि मैंने उससे फ़ायदा उठाने के लिए खरीदा है, ना कि उसको बेचने के लिए। लेकिन मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल जो आपने ख़रीदा है वो बेचने के लिए, इसलिए करंट एसेट्स। हाँ, एसी का जो दुकानदार होगा, अगर एसी मैं खरीदता और बेचता हूँ तो वो एसी उसके लिए स्टॉक, वो एसी उसके लिए माल है, तो वो एसी को हम करंट एसेट्स कब कहेंगे, जब उस चीज़ का हम बिजनेस में डील करेंगे, जब उसका बिजनेस में हम कारोबार करेंगे। लेकिन हम तो, मैंने बोला कि नॉन करंट एसेट्स वो होता है किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए हम किसी चीज़ को खरीदते हैं जिससे लॉन्ग टर्म तक हमें फ़ायदा मिले, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। जैसे फिक्स एसेट्स में क्या आएगा, लैंड, ज़मीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीन खरीदना, मोटर व्हीकल खरीदना, ये जितनी चीज़ें ये नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि आपने खरीद तो लिया है, इससे फ़ायदा आप कई वर्षों तक लेंगे। जैसे बिज़नेस में माल एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको भेजना होगा तो आपने मोटर व्हीकल खरीद लिया, तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लोगों को माल पहुंचाते हैं, तो आपका वो क्या है, फिक्स एसेट्स है, यानी नॉन करंट एसेट्स है। इसके बाद देखिए तीसरा हमारे सामने आएगा, वो है नॉन करंट एसेट्स के हमने देखिए दो भाग कर दिए। ये नॉन करंट एसेट्स है, इसके देखिए 2 पार्ट है, एक टेंजिबल एसेट्स है और एक इनटेंजिबल एसेट्स है। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में आप समझें, इसके मतलब को समझिए। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो सब का सब हमारा करंट, ये हमारा टेंजिबल एसेट्स है। दीज एसेट्स आर द वंस हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिस एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक आकार है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब का सब हमारा क्या है, ये हमारा टेंजिबल एसेट्स है। जैसे बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, बिल्डिंग को आप छू सकते हैं, बिल्डिंग का एक अपना आकार है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मशीन है, मशीन को आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं,
उसको आप छू भी सकते हैं और उसका भी एक अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सारा का सारा क्या होगा, टेंजिबल एसेट्स होगा। जैसे मशीन है, प्लांट है, कंप्यूटर है, यानी किसी भी तरह का गुड्स, जो चीज़ दिख रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं, वो सब का सब टेंजिबल एसेट्स है। यानी हम कह सकते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट दोनों जो है ये जो टच हो जाए, जिसको हम लोग टच कर सकते, जिसको हम देख सकते हैं, वो सब का सब हमारा टेंजिबल है। एक होता है इनटेंजिबल, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, दोनों में फ़र्क है। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन एसेट्स है, वो दिखता नहीं है पर एसेट्स है। जैसे हमारे बिजनेस में गुडविल क्या है, वो भी एसेट्स है। अगर अपने बिजनेस में आप अच्छा काम कर रहे हैं, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाए हुए हैं, आप अच्छी क्वालिटी का सामान बेच रहे हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो आपको उसका बेनिफिट तो कई वर्षों तक मिलता रहेगा। तो जो बेनिफिट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बेचने की वजह से आपको बेनिफिट क्यों मिल रहा है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका प्राइस, आपका रेट सही है। तो ये सब अच्छी क्वालिटी, अच्छे व्यवहार के कारण आपके बिजनेस में प्रॉफिट, तो आपका बिजनेस का बढ़ रहा है। तो जो बिजनेस को प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, गुडविल कहलाएंगी। गुडविल क्यों बढ़ा, आप पे प्रॉफिट की वजह से बढ़ा। तो प्रॉफिट क्यों बढ़ा, अच्छी क्वालिटी का सामान देने की वजह से, अच्छा प्राइस लेने की वजह से, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव रखने की वजह से आपके गुडविल बढ़ गया। तो गुडविल क्या है, एसेट्स है। वो कौन सा एसेट्स है, तो इनटेंजिबल एसेट्स को देख नहीं सकते आप, केवल आप उसको महसूस कर सकते। दूसरा पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, माइनिंग है। ये सारी चीज़ें आगे आपको मिलती रहेंगी, मैं बताते रहूँगा। आपको मैंने एक चीज़ आपको बता दिया कि कभी भी आप भूलें नहीं, एक दिमाग में रहेगा, हाँ वकील सर ने इस तरह से पढ़ाया है जो मेरे दिमाग में है। आज के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक।